आज के मार्केट महारथी हैं अश्विनी अग्रवाल। अश्विनी नमस्कार, ET9 स्वदेश में आपका स्वागत है। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। अश्विनी, फुल ब्लोन बुल मार्केट चल रहा है इंडिया में इस समय। 20,000 के कगार पे बेंचमार्क्स, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में तो कहानी ही अलग है। जब आप रोज सुबह ऑफिस आते हैं, आप स्क्रीन देखते हैं, अपने पोर्टफोलियोज को देखते हैं, आपको क्वेरीज आती होंगी आपके मैसेजिंग में आपके क्लाइंट्स से, किस तरह की फीलिंग आ रही है? थोड़ा क्वेश्चन का समय है या एंजॉय करना चाहिए जब तक लास्ट कर रहा है? कैसे बिहेव करना चाहिए समय? अजय जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, ये पिछले 32-33 साल में जो मैंने सीखा है कि न कभी ऑप्टिमिज्म बहुत ज्यादा चलता है, न कभी पेसिमिज्म बहुत ज्यादा चलता है। सो व्हेन थिंग्स आर टू गुड दे डोंट लास्ट, एंड व्हेन थिंग्स आर टू बैड दे डोंट लास्ट। तो वैसा एक्सपीरियंस देखते हुए मुझे लगता है कि जो मिड कैप स्मॉल कैप में आज जो तेजी है और जो जितना एक्साइटमेंट है, स्पेशली इन सम पॉकेट्स जहां पे जैसे डिफेंस के स्टॉक्स हैं या रेलवे के स्टॉक्स हैं, वहाँ मेरे ओपिनियन में एक्सुबरेंस ज्यादा है। एंड फाइनली उसमें से कितना अपसाइड निकलेगा या कितनी अपसाइड बची है, यहाँ से कहना बहुत मुश्किल है। जैसे आपके अभी पिछले गेस्ट ने कहा कि वो 15% अर्निंग्स ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले 5 साल के लिए, तो उसके कंपैरिजन में यदि आप उनका पी मल्टीपल देखें तो काफी ज्यादा है। दूसरी चीज, जो जैसे आज का आप मार्केट का रुझान देखें तो जितने भी G20 बेनिफिशियरीज हैं सब 10 से 20% ऊपर हैं। एंड आप पिछले यदि 20-25 साल का एक्सपीरियंस निकाल के देखें या हिस्ट्री निकाल के देखें हिंदुस्तान की, या और फॉर दैट मैटर एनीवेयर इन द वर्ल्ड, ये मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स हैं। दे ऑब्वियसली ब्रिंग टुगेदर नेशंस, एंड जो देश विदेश के लोग हैं, लीडर्स हैं, वो सबके उठाव के लिए काम करना चाहते हैं। पर जो बोला जाता है और जो फाइनली होता है उसमें बहुत फर्क होता है। तो इतना ज्यादा जैसे एक्साइटमेंट है बाजार में कि खबर आती है और स्टॉक्स छप जाते हैं, तो ये थोड़ा सा मुझे डेंजरस लगता है। एंड मेरा ऐसा मानना है कि जहां पे वैल्यूएशंस एक्सेसिव हैं, इन्वेस्टर्स को वहां पे बहुत केयरफुल रहना चाहिए, प्रॉफिट बुक करना चाहिए या निकलना चाहिए। और जहां एक्साइटमेंट नहीं है या पेसिमिज्म है और वैल्यूएशन रीजनेबल हैं, उन जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ओके। अश्विनी, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई तजुर्बे से। या तो एक्साइटेड मत होइए बहुत ज़्यादा, बाजार बुलिश फेज में ना, तो फिर आप डिप्रेसिव होइए अगर बाजार काफ़ी बेरिश फेज में, तभी आप एक मंझे हुए खिलाड़ी, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन पाते हैं। अश्विनी, मैं रेलवेज के बारे में बात करना चाहूँगा क्योंकि आपने उनका जिक्र किया। राजेश प्रसाद जी साफ साफ कह रहे हैं कि अभी हमारी 4x ऑर्डर बुक करना चाहते हैं करंट टॉप लाइन का, और 15% अर्निंग्स ग्रोथ की विजिबिलिटी एकदम सॉलिड है। 36,000 करोड़ का एम कैप है अभी। मैं पकड़ता हूँ 1.5 टाइम प्राइस टू सेल्स। लेकिन ये चीज़ शायद दूसरे रेलवे स्टॉक्स पर लागू ना हो। काफ़ी रेलवे स्टॉक्स का मार्केट कैप अपने करेंट फंडामेंटल से आगे भाग गया है, लेकिन सायुदा अपॉर्चुनिटी मजबूत है। कैसे अप्रोच करें हम रेलवे को? मिस कर दें या फेजेस में ऐड करें? कैसे अप्रोच करेंगे आप रेलवे स्पेस को? जी देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जब हम 5 साल का व्यू लेते हैं तो वो रिव्यू शायद ज्यादा लंबा है। जब हम फोरकास्टिंग करते हैं तो अगेन मेरी ऐसी एक्सपीरियंस रही है कि 1 या 2 साल तक आप किसी हद तक आप फोरकास्ट कर सकते हैं। उसके बियॉन्ड फोरकास्ट कर पाना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है। ऑब्वियसली जब कंपनीज अपना बिजनेस प्लान बनाती हैं तो अगले 5 साल, अगले 10 साल दिखती हैं। पर क्या होता है कि उस जर्नी में कई दफे उतार चढ़ाव आते हैं, एंड स्टॉक मार्केट और स्टॉक प्राइसेस उन उतार चढ़ाव को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो आज ऑप्टिमिज्म है वो काफी तेजी में है, और हम अगले 5 साल का फ्यूचर आज डिस्काउंट करने को तैयार है। एंड ये मुझे लगता है कि गलत है। एंड इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। आपकी बात सही है कि शायद इसमें लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी होगी, पर आपको कहीं ना कहीं मौका मिलेगा खरीदने का। वो मौका क्यों मिलेगा, कब मिलेगा, ये मैं नहीं बता सकता, पर मैं आपको ये जरूर बता सकता हूं कि अगले 5 साल की जर्नी में ये स्ट्रेट लाइन अपसाइड नहीं होगी, इसमें डाउनसाइड आएंगी, कभी ना कभी निराशा आएगी, एंड उस वक्त आप खरीदें।
एंड हमारा दिमाग कैसे काम करता है कि जब निराशा आती है ना, तब हम खरीद नहीं पाते, और जब न्यूज पॉजिटिव रहती है तो हमें बेचने का दिल नहीं करता, पर अपॉर्चुनिटी वहीं आती है। राइट, मॉर्निंग अश्विनी। ऑफ कोर्स अपॉर्चुनिटीज का तलाश करनी भी चाहिए, लेकिन ये जो एक मिड कैप वर्सेस लार्ज कैप्स, इस इक्वेशन को भी समझना चाहेंगे, क्योंकि कई सारे सिलेक्टिव मिड कैप और स्मॉल कैप है जिनके वैल्यूएशन इस वक्त लार्ज कैप के आसपास है। स्प्रेड काफ़ी कम भी हो रहा है। अर्निंग्स की विजिबिलिटी आपको कहाँ कहाँ अच्छी दिखती है, और जो इस अर्निंग्स के दम पर मिड कैप पॉकेट्स अच्छी चल सकती हैं आगे, या फिर आपको लार्ज कैप इस वक्त बेटर दिख रहे हैं? देखिए, लार्ज कैप में फाइनेंशियल्स एंड स्मॉल कैप में फाइनेंशियल्स की वैल्यूएशन अभी भी रीजनेबल है। बिजनेस एनवायरनमेंट जो उनका है वो काफी सपोर्टिव है, स्प्रेड्स ठीक हैं, कॉस्ट ऑफ फंडिंग थोड़ी सी बड़ी है बट लोन्स ग्रोथ हैं, क्रेडिट कॉस्ट नहीं है। तो ये सब चीजें देखते हुए मुझे लगता है कि फाइनेंशियल्स एक ऐसा पॉकेट है जहां पे अपसाइड अभी भी पॉसिबल है। सिमिलरली डाउनस्ट्रीम केमिकल्स जो पिछले 2-3 साल से रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन की वजह से अपने मार्जिन्स को मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए अब एक मौका है कि रॉ मटेरियल प्राइसेस गिर गए हैं और उसकी वजह से उनके मार्जिन्स नॉर्मलाइज हो रहे हैं, वहां एक और अपॉर्चुनिटी है। तीसरी अपॉर्चुनिटी है फार्मास्यूटिकल्स में, जहां पे स्टॉक्स अभी भी रीजनेबल हैं एंड अर्निंग्स एनवायरनमेंट बिकॉज ऑफ रॉ मटेरियल प्राइसेस वहां पे भी इंप्रूव हो रहा है। ऐसे करके और भी बॉटम अप बेसिस पे अपॉर्चुनिटीज रहेंगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी मार्केट प्लेस में जहां पे वैल्यूएशन रीजनेबल है और अर्निंग्स एनवायरनमेंट कंस्ट्रक्टिव है, हमें वहां पे थोड़ा सा 1-2 साल का व्यू लेके जहां हमें ठीक लगता है हमें वहां इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड जहां यूफोरिया है वहां से हमें थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। आपने बताया कि मिड कैप और लार्ज कैप के वैल्यूएशंस अब ऑलमोस्ट इक्वल हो गए हैं, पर आप उनको भी यदि सेपरेट करेंगे तो देर आर पीसेस जहां पे स्मॉल कैप और मिड कैप के वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा भाग गए हैं, एंड वहां पे हमें एक्स्ट्रा कॉशियस रहना चाहिए। एंड मतलब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं कि यदि आप 2007 में की हिस्ट्री देखें या 99 की हिस्ट्री देखें, तो क्या होता है कि मतलब आप मिडिल ऑफ 99 या टुवर्ड्स द एंड ऑफ 99 भी यदि आपने टेक स्टॉक बेचे होते तो आप 6 महीने या 9 महीने के लिए गलत जाते, पर आप 2 साल के लिए गलत नहीं गए, आप 2 साल के लिए राइट गए। पर वो 6 और 7 महीने जो हैं वो थोड़ा सा पेनफुल हो सकते हैं। तो जो मैं कह रहा हूं आज की ये सारे स्टॉक्स जो हैं जो महंगे हैं, जहां मोमेंटम है वहां पे केयरफुल रहना चाहिए। हो सकता है कि और ऊपर चले जाएं, पर द पॉइंट इज कि अगले 2 साल का यदि आप व्यू लें तो शायद आपको यहां से नुकसान नहीं होगा, फायदा नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है अश्विनी, आपने कई सारे इलेक्शंस भी देखे होंगे देश के, क्योंकि हम फिर से एक इलेक्शन ईयर्स की तरफ एंटर कर रहे हैं 2024 में। अभी हम सितंबर के अंदर तो ऑलरेडी आ चुके हैं। आपको लगता है कि सरकार, ये ना एक इलेक्शंस में एक वर्ड इस्तेमाल होता है फ्रीबीज, ये फ्रीबीज का चलन थोड़ा बड़ा है, आपने भी नोटिस किया होगा कई स्टेट्स में फ्रीबीज को काफ़ी अब तवज्जो दी जाती है, मार्केट उससे थोड़ा डरता है। आपको लगता है सरकार एग्रेसिव होकर विकास पे ही चुनाव लड़ेगी, फ्रीबीज पीछे होगी, या फिर फ्रीबीज का बोलबाला होगा? अगर होगा तो फिर कॉशियस रहना चाहिए कि नहीं? देखिए, यदि फिस्कल सिचुएशन आप देखें तो सेंटर की फिस्कल सिचुएशन ठीक ठाक है, टैक्स कलेक्शंस अच्छे रहे हैं और फिस्कल सिचुएशन खराब नहीं है। तो सेंटर की तरफ से तो हमें ऐसी आशा नहीं है कि बहुत ज्यादा फ्रीबीज होंगी, पर कई सारे लार्ज स्टेट्स हैं जो इलेक्शंस के लिए जा रहे हैं, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, तेलंगाना है, तो यहाँ पे हो सकता है कि और फ्रीबीज आए। और स्टेट बजट्स काफी हद तक अंडर प्रेशर भी हैं, और कई स्टेट्स मेरे हिसाब में जो प्रॉमिस कर रहे हैं इलेक्शंस के चलते वो रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिक्स नहीं है, और इसका हमें भुगतान आज से 10-15 साल बाद जाके करना पड़ेगा। तो अभी ये पॉलिटिक्स है। स्टेट बजट्स का हिस्टोरिकली मार्केट पे कोई असर पड़ा नहीं है, सेंट्रल पॉलिटिक्स का मार्केट पे असर पड़ता है, और सेंट्रल फिस्कल पॉलिसी पे इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का ध्यान रहता है। तो मेरे हिसाब से सेंट्रल बजट, सेंट्रल टैक्स रेवेन्यूज इस बार ठीक ठाक हैं, तो इस वजह से मुझे मार्केट पे उतना नेगेटिव आउटलुक फ्रॉम फ्रीबीज पर्सपेक्टिव नहीं दिखाई देता है।
पर हाँ, ये जरूर बात है कि आज कंसेंसस ओपिनियन है कि भाजपा फिर से वापस आएगी और बहुमत से वापस आएगी। यदि उस कंसेंसस व्यू में कहीं कोई आशंका उत्पन्न होती है तो तब मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल हो सकता है। अश्विनी, मैं कुछ और माइक्रो सेक्टर्स की बात करूंगा जिसकी जो ओवरशैडो हो जाते हैं बड़े सेक्टर की बातचीत के दौरान, बट शायद अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। क्या आपको टेक्सटाइल एक्सपोर्टिंग स्टॉक्स में या डोमेस्टिक टेक्सटाइल स्टॉक्स में कुछ पसंद आ रहे हैं? मैंने कुछ कमेंट्री देखी कुछ कंपनियों की, जैसे हिम्मत सिंह का ने बहुत सॉलिड कमेंट्री दी और प्रीमियम लिनन में काफ़ी अच्छा काम चल रहा है उनका। इवन गोकुल दास ने खराब समय में भी अपनी कमेंट्री बदली नहीं थी और अब एक ग्लोबल एक्विजिशन किया जिससे रीरेट हुआ। क्या टेक्सटाइल में आपको कहीं पे अपॉर्चुनिटी दिखती है? आपने बहुत सही कहा, टेक्सटाइल में अपॉर्चुनिटीज हैं। और इसमें क्या हो रहा है कि दो तीन अपॉर्चुनिटीज हैं। एक तो डिस्पाइट फेडरल रिजर्व यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के बावजूद भी डिमांड स्लोडाउन नहीं दिखाई दे रहा है। और वहां पे क्या हुआ कि रिटेलर्स ने 2022 में स्लोडाउन की अपेक्षा में अपनी स्टॉक्स को कम कर दिया, तो उसकी वजह से रिप्लेनिशमेंट डिमांड भी 2023 में काफी अच्छी आई। हिंदुस्तान में हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स ऑस्ट्रेलिया से और यूएई से साइन हो चुके हैं, यूके से अंडर नेगोशिएशन है, और होपफुली अगले 3-4 साल में यूरोप से भी उसमें नेगोशिएशन होगा। तो ये लार्ज अपॉर्चुनिटीज हैं इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कई सारे मार्केट्स में चाइना प्लस वन एज अ थीम काफी जोर पकड़ रहा है। एंड उसका कारण है बिकॉज आई थिंक कोविड की डिसरप्शंस की वजह से कई एंड मार्केट्स में काफी सारी शॉर्टेजेस उत्पन्न हुई। एंड अभी जो बायर्स हैं वो ग्लोबली चाहते हैं कि उनकी सप्लाई चेन्स थोड़ा सा सिक्योर रहें जियोग्राफिकली स्पीकिंग। तो उस वजह से भी इंडियन एक्सपोर्टर्स को फायदा हो सकता है। वैल्यूएशंस अभी भी रीजनेबल हैं इन सेवरल प्लेसेस। मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स का नाम नहीं लेना चाहता बिकॉज ऑफ पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, बट इन्वेस्टर्स यदि ढूंढें तो मार्च 26 बेसिस पे, जो आज से 2 साल बाद है, कई सारे स्टॉक्स हैं जो अभी भी 10-12 टाइम पे ट्रेड हो रहे हैं, जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगते हैं और वहां फायदा हो सकता है। कई सारे स्टॉक्स आप बता रहे हैं तो आपको इंटरेस्टिंग लगता है। इनफैक्ट एक पूरा स्पेस जिस पर इस वक्त आज बाजार की भी काफ़ी क्लोज नज़र है, और वो ऑफ कोर्स स्पेशल हाईलाइट भी था इस G20 समिट का, और वो था जितने भी स्टॉक्स और स्पेसेस बायो सिमिलर रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े हुए हैं, इथेनॉल ब्लेंडिंग से जुड़े हुए हैं। इनफैक्ट हमारे साथ एक खास मैनेजमेंट बस अब से कुछ देर में जुड़ने वाला है, प्राज इंडस्ट्री के मैनेजमेंट, हम शिशिर जोशीपुरा, उनके साथ भी बात करेंगे। अब से बस कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे भी। लेकिन आपको ये स्पेस में कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं? मैम, इस स्पेस में मुझे अपॉर्चुनिटीज ऑन अ मैक्रो बेसिस तो काफी दिखती हैं, बट फ्रॉम अ इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव मुझे इसमें अपॉर्चुनिटीज नहीं दिखाई देती हैं, क्योंकि अगेन मैं एक वैल्यू इन्वेस्टर रहा हूं और मुझे लगता है कि वैल्यूएशंस पे और बिजनेस प्रोस्पेक्ट पे इक्वल ध्यान देना चाहिए। सो वैल्यूएशंस की वजह से मुझे यहाँ ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं दिखाई देती हैं। देर आर अ कपल ऑफ प्लेसेस, कुछ कंपनियां हैं जो जैसे रिपेयर्स मेंटेनेंस का काम करती हैं विंड एनर्जी में या सोलर एनर्जी में, वहां पे कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं जो काफी इंटरेस्टिंग हैं क्योंकि बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स इंप्रूव हो रहे हैं। बट जो ईवी चेन है वहां आउटकम थोड़ा सा अनसर्टन है। कौन जीतेगा या कौन सफल होगा बोलना आसान नहीं है। बट ऑफ कोर्स प्राज इंडस्ट्रीज का बहुत प्रूवन बिजनेस मॉडल है और उनका बिजनेस काफी अच्छा रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। बट एट द सेम टाइम वैल्यूएशंस को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए मेरे को नहीं लगता कि वहां पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। मैं शिशिर जोशीपुरा जी से माफी मांगना चाहूंगा इन एडवांस ये कहने के लिए, एंड मेरे पास कोई स्टॉक भी नहीं है, पर ऐसा मेरा ओपिनियन है। नहीं, बिल्कुल। अश्विनी, मज़ा आ गया आपको आज शो पे देख के और बातचीत करके। लुक फॉरवर्ड, हम लोग अपना क्वार्टरली या एटलीस्ट मंथली बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।